नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गरीब छोटी बहू पर अत्याचार करने वाली जालिम सास और जेठानी की हरकत जब पति को पता चले। अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा भाग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस घोषणा के बाद फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जेठानी तो जेठ जी के साथ इस भयंकर त्रासद माहौल से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने लोकल मायके खिसक चुकी थी। रजत चुपचाप कमरे में आकर हाथों में सर झुकाए बैठ गया। क्या चाह रहा था और क्या हो गया? इसलिए मैं पापा से बात नहीं करना चाहता था। मुझे पता था वो मम्मी के बिना कोई बात करेंगे ही नहीं। अच्छी खासी बात हो रही थी, मम्मी ने आकर तूफान खड़ा कर दिया। कहाँ की बात बढ़ाकर कहाँ ले गई। मुझे यह तो पता था कि मेरी माँ बहुत रूड है, पर वो इतना झूठ भी बोल सकती है या आज पता चला। वह आंसू पोंछ चुपचाप उठी और अपने सूटकेस में अपने कपड़े ठूसने लगी। क्या कर रही हो? शाम की ट्रेन में बैठा दीजिए, मैं चली जाऊंगी तो यह टंटा भी खत्म हो जाएगा। और वहाँ सबसे क्या कहोगी? जो है वही कहूँगी, और क्या कहूँगी। रात दिन जो जलालत यहाँ मिल रही है, कम से कम उससे तो बचूंगी। मुझे छोड़कर जाने की बात कह रही हो। एक बार नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे और छुटकी के बिना। मेरी माँ ने तो आज मुझे पराया कर ही दिया। अब तुम भी छोड़ जाओ अकेला जाने की कहकर मेरे साथ तुम भी वही कर रही हो जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। उसने देखा, गहरे बिसास से रजत की आंखें गीली थी। इतनी पीड़ा थी उन शब्दों में। वह रजत के पास आ बैठी, उसने कंधे पर सर रख दिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर चारा क्या है मेरे पास? आप क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। आपको यकीन नहीं? अगर प्यार करती हो तो मेरी खातिर, इस बच्चे की खातिर तुम मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो प्लीज़। उसका मुंह खुला रह गया। माफ़ी? पर किस बात के लिए? जो कुछ भी हुआ उसके लिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता सुभी। बात छोटे बड़े होने की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप बता दें कि मेरी गलती कहाँ है। मैं वादा करती हूँ नाक रगड़ कर माफ़ी मांग लूँगी। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपना ईगो प्यारा है, इस बच्चे से भी ज़्यादा अपना अहम प्यारा है। मम्मी नहीं झुकेंगी, तुम्हें झुकना पड़ेगा हमारी खुशियों के लिए। प्लीज़ मान जाओ। इंसान कितना भी मजबूत बने, रिश्तों में अक्सर उसे हारना पड़ता है, वह जानती है। आज वह झुकी तो फिर कभी उसे उठने नहीं दिया जाएगा, पर वह रजत को दुखी नहीं देख सकती। अपने बच्चे से वे तमाम रिश्ते छीनना नहीं चाहती जिन रिश्तों के लिए वह स्वयं उम्र भर तरसती रही है। ईगो क्या रखेगी वो? उसका तो आत्मसम्मान भी कहाँ बचा। उससे अच्छे तो घर की बाइयाँ हैं जो अपने अधिकारों के विरुद्ध या अपने मन के विपरीत कुछ होते ही फट से मुंह पर खरी खोटी सुना देती हैं। उसकी स्थिति तो उनसे भी गई बीतती है। उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। रजत को सर झुकाए देख आखिर उसने अपना मन बना ही लिया। आज वह स्वयं को कितना असहाय महसूस कर रही थी। मान सम्मान तो पहले ही नहीं था, आज आत्मसम्मान भी दांव पर लग गया था। रजत उसका हाथ पकड़कर बाहर लॉन में लेकर आया जहां सास ससुर जी बैठे शायद आज की ही घटना पर मंथन कर रहे थे। वह अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। पैरों को पकड़कर उसने रोते हुए माफ़ी मांगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं ही गलत थी। माफ़ कर दीजिए पापा जी, माफ़ कर दीजिए। वे दोनों उसे रोता देख रहे थे। ससुर जी धीरे से ही बोले थे, गलती इंसान से ही होती है, बात खत्म करिए अब। लेकिन सासू माँ ने कठोर लहजे में रजत से कहा, उठा इसे ले जा अंदर और समझा देना आइंदा ऐसी हरकत थी तो माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। रजत उसे उठाकर कमरे में ले आया था। वह अब चुप थी, बिल्कुल चुप। रजत की बात का जवाब तक देने की उसकी इच्छा नहीं थी। मुझे कल वापस जाना है, सुबह ही निकल जाऊंगा। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए, मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ रुक जाइए। आप क्यों नहीं रह सकते यहाँ? कुछ दिन रुक जाइए भगवान के लिए। मैं मजबूर हूँ, समझा करो, जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। अब बच्चे का भी देखना है, काम तो करना ही होगा ना। हफ्ते भर की बात है, शनिवार रात को आ जाऊँगा, सोमवार सुबह निकल जाया करूँगा। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। रजत की बात सुनकर तो उसे लगा कि रजत उसे काले पानी की सज़ा सुना रहा है। वह अब अकेले यहाँ रहने के नाम पर ही डरने लगी थी। पर उसके हाथ में क्या था? उसके कुछ चाहने न चाहने से भी क्या होने वाला था?
वह फिर कुछ न बोली। उस रात रजत ने उसी के कमरे में सोने की इच्छा जताई तो सास ने फिर से हंगामा किया। अभी 2.5 महीने और परहेज रखना ही चाहिए, ऐसा भी क्या मरा जा रहा है बीवी के लिए। दोनों को चैन नहीं। परहेज रखा ही हूँ, मैं सिर्फ उसे मेंटल सपोर्ट के लिए ऐसा करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं, कल चला ही जाऊँगा। रजत का मूड उखड़ता देख वे चुप लगा गई और उसे उसके कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। वह चाहती थी कि ये रात खत्म ही न हो, रजत उसके पास ही रहे, न सुबह हो न रजत उसे और बच्ची को छोड़कर जाए। पर सिर्फ चाहने भर से कहाँ कुछ होता है। रजत सुबह वापस निकल गया और वो रह गई फिर अकेली, फिर डरती कांपती, 32 दांतों के बीच जैसे जिह्वा रहती है, ठीक वैसे ही। अब उसने किसी से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। जितना उससे पूछा जाता उसका जवाब दे देती, न कोई इच्छा जाहिर करती न फरमाइश, जो मिल जाता खा लेती, जैसा वे लोग कह देते वैसा ही मान लेती। कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। एक एक दिन उसका इंतज़ार में कट रहा था, जल्दी से 3 महीने पूरे हों और वह रजत के साथ जा सके। रजत हर शनिवार की रात आता और सोमवार की अल सुबह ही निकल जाता, लेकिन उसके हिस्से में महज रात आती और चंद घंटे। बाकी समय सासू माँ रजत को अपने पास बैठाए रखती या फिर बाहर के काम बता देती, जिससे वह उसके पास कम से कम बैठ पाए। 1.25 महीना होने आया था। सासू माँ ने पहले तो कोई भी फंक्शन करने से या कहकर इनकार कर दिया था कि लड़की जनी है, लड़कियों के कोई फंक्शन नहीं होते, और इसकी तो डिलीवरी में ही इतना खर्चा हो गया जितने में फंक्शन हो जाता। लेकिन चूंकि वे पहली पोती के जन्म पर बड़ा फंक्शन कर चुकी थी, अतः यदि अब कुछ भी ऐसा न करती तो रजत को बुरा लग सकता था। इसलिए उन्होंने फिर अपने बुद्धि कौशल का उपयोग कर घर में ही पूजा रखवा ली। अपने मायके वालों को निमंत्रित कर लिया। जेठानी के मायके और रजत के 2 बाल सखाओं के अतिरिक्त उन्होंने और किसी को भी निमंत्रित करना जरूरी नहीं समझा, उसके मायके वाले तक को नहीं। वे रजत से कह गई थी, अपने ससुराल वालों से कह दे फला तारीख को पूजा है, नेक दस्तूर ढंग से करे, सब घर वालों के कपड़े आएंगे, भैया और पापा का सूट आएगा। लेकिन एक बार भी उन्होंने उसके मायके औपचारिक फ़ोन कर उन्हें आमंत्रित नहीं किया। माँ आई थी, साथ में मामा भी आए थे। लंबे सफ़र की थकान के बावजूद वे लोग बढ़ चढ़कर व्यवस्था करने में हाथ बटा रहे थे। माँ इस बार जैसे भानुमति का पिटारा ले आई थी, जितना उसकी ससुराल वालों ने सोचा था उससे कहीं अधिक। पूजा के बाद उसने पूछा था, मम्मी आप रुकोगी ना? तुम्हारी सास पूछ रही थी कि कब जाओगी, बताओ फिर मैं कैसे रुक सकती हूँ। हालांकि थकान बहुत है पर यहाँ रुक नहीं सकती, शाम को ही निकल जाएंगे। माँ ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया था। आहा कितना सुकून था इस गोद में, वह इसी तरह जीवन भर पड़े रहना चाहती थी। माँ उसे सहला रही थी। अनुभवी आंखों ने घर का माहौल भी ताड़ लिया था और उसके मुरझाए चेहरे की वजह भी। मेरे साथ चलोगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ वक्त तुम्हारे और बच्ची के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, उन्होंने स्नेह से कहा था। पर मेरा रिजर्वेशन कहाँ है? वो तो रजत जी करा देंगे तत्काल में, तुम हाँ तो कहो। मेरी सास से पूछो आप, मैं क्या कहूँ। माँ ने उसकी सास से उसे साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की तो उसकी उम्मीद के विपरीत वे सहर्ष तैयार हो गई। वह इस बात पर हैरान हो रही थी कि सासू माँ ने उसकी माँ से कह ही दिया, अच्छा है कुछ दिन तुम भी खर्चा उठाओ, सेवा करो, सब हमारे ही मत्थे मर गया है। मैं तो दुखी हो गई थी काम करते करते, चली जाएगी तो मैं भी चैन की सांस लूँगी। वे दोनों माँ बेटी सासू माँ का चेहरा अवाक देखती रह गई थी। वह माँ के साथ मायके चली आई थी। माँ ने सोच लिया था वे डिलीवरी के 3 महीने पूरे होने तक उसे वापस नहीं भेजेंगी। यहाँ आए 10 दिन ही बीते थे कि रजत के एक फ़ोन ने जैसे भूचाल ला दिया। ससुर जी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें एडमिट कराना पड़ा था। मैं आऊँ वापस, आप टिकट करा दीजिए, वह अनचाहे मन से बोल पड़ी। नहीं तुम अभी मत आओ, आकर भी क्या करोगी, हम सब हैं यहाँ, फिलहाल पापा ठीक है। सुनकर उसने राहत की सांस ली थी कि ससुर जी अब ठीक है। अगले दिन रजत ने बताया कि आज शाम ही पापा को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह सुनकर उसे खुशी हुई, लेकिन रात 10 बजे ही रजत ने फ़ोन पर ससुर जी के दिवंगत होने की सूचना दी तो सहसा उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह सकते में थी। माँ ने सुना तो वे भी गमगीन हो उठी। तुम्हारे नसीब में ईश्वर ने पिता की छाया लिखी ही नहीं, शायद। इतना क्रूर ईश्वर कैसे हो सकता है। वह चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। अगले दिन शाम की ट्रेन का रिजर्वेशन मिला था।
ट्रेन में वह बच्ची को लिए सर खिड़की से टिकाए बैठी थी। उसे वह सारी बात याद आने लगी जो ससुराल में उसके साथ घटित हुई थी। सासू माँ का उस पर झूठे इल्जाम लगाना, उससे पैर पकड़कर माफ़ी मंगवाना, उसे कोसना, हाय देना, वह चौकी, उसे सास के कहे वे शब्द याद आ गए। अगर मैंने तेरे साथ गलत किया हो तो ये मर जाए और मैं भुगतूं, वरना तेरा सत्यानाश हो, तेरा पति मर जाए और तू भुगते। हे ईश्वर, ये क्या किया तुमने? अब मैं सासू माँ का सामना भी कैसे करूँगी? उसका दिल बैठने लगा। वह समझ रही थी कि अब ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव होने वाला है। उसका बस चलता तो ट्रेन से ही कटकर जान दे देती या नदी में कूद जाती। ससुराल के दरवाजे पर ऑटो रुका तो वह बच्ची को लेकर उतरी। एक एक कदम उठना भारी हो रहा था। उसी हाल में जहाँ किसी दिन उस पर आरोपों की बौछारें हुई थी, वहीं उसकी सास औरतों से घिरी बैठी थी। उसे आते देखकर औरतों में खुसुर फुसुर चालू हो गई। माँ ने जाकर तो सास को गले लगा ढाढ़स बंधाया, पर न जाने क्यों वो उनके पास जाने की हिम्मत न जुटा पाई। वह वहीं दरवाजे के पास बच्ची को लेकर फर्श पर ही बैठ गई थी। इसी दरवाजे से उसे लात मार कर निकालने की बातें कही गई थी। अंदर रुदन गूंजने लगा था। एक रुदन उसके अंदर में भी हो रहा था, मौन निःशब्द। तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी औरतों की खुसुर फुसुर में उसे बार बार अपना नाम या संबोधन सुनाई पड़ रहा था। रह रह कर उनकी नज़रें उसकी ओर उठती। उन नज़रों में उसके लिए धिक्कार और गहरी हिकारत भरी हुई थी। किसी ने उसे ढाढ़स नहीं बंधाया, किसी ने उसके बच्चे तक को हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्या हुआ था जो उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था? रिश्ते की हम उम्र नंदों से और उससे थोड़ी बहुत सहानुभूति रखने वाली स्त्रियों, खासकर घर की नौकरानियों से उसे सारा माजरा टुकड़ों में पता चल ही गया। जब से वह अपने मायके गई थी, ससुर जी और सासू माँ में साइलेंट अनबन चल रही थी। ससुर जी को यह बात साल रही थी कि आखिर छोटी बहू घर के माहौल से त्रस्त होकर मायके चली गई। उन्हें इस पूरे मामले के उग्र होने में सासू माँ और जेठानी का हाथ नजर आने लगा था। इसी बात को लेकर अब वे जब तब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे थे जो सासू माँ को नागवार गुजरती। लिहाजा वे सदैव कुछ बहुत ही अनपेक्षित चुभती बात ससुर जी को कह देती। ऐसी ही कोई बात ससुर जी को ऐसी लगी कि उन्होंने एकदम से बिस्तर पकड़ लिया और मात्र 2 दिनों में ही हालत बिगड़ने लगी। रजत को खबर होते ही वह अपने पिता के पास पहुंचा था। ससुर जी पहले से ही हार्ट के पेशेंट थे। कोताही बरतने से हालत बिगड़ सकती थी, अतः जेठ जी और रजत मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। तो उन्होंने पहले यह कहकर इनकार कर दिया कि खामख्वाह तुम्हारी मम्मी के पैसे खर्च हो जाएंगे, मुझे यहीं रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर दोनों बेटे माने नहीं और हॉस्पिटल ले जाने लगे। ऑटो में बैठते हुए भी सासू माँ ने तंज कस दिया, आपने अपनी जिद में जिंदगी में कभी कार नहीं लेने दी, अब बीमारी में ऑटो में अस्पताल जा रहे हो। आज कार होती तो कार से अस्पताल जाते। ससुर जी ने एक बेहद उदास नज़र से सास को देखा और फिर घर को देखा और फिर चुपचाप बिना पलटे हुए ऑटो में बैठ गए। उनकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट कर दिया। अगले दिन ही तबीयत में सुधार हो गया था तो उन्होंने डॉक्टर से स्वयं को आईसीयू की बजाय जनरल वार्ड में रखने का अनुरोध किया। दोनों बेटे हैरान थे। पापा, आपके लिए प्राइवेट वार्ड लेंगे, जनरल नहीं। पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। मैं प्राइवेट वार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे जनरल में शिफ्ट करो। डॉक्टर और दोनों बेटों के सामने ससुर जी को ऐसे बोलते देखकर सासू माँ ने दखल दिया। जनरल में आपको रखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कम से कम मेरे स्टेटस का तो ख्याल करो। कुसुम जी, आपको लोगों की पड़ी है, आपकी मेहनत से कमाए पैसे आप अपने लिए संभाल कर रखिए। अब आपको उन्हीं पर निर्भर रहना है। मेरी कमाई इतनी नहीं रही कि मैं प्राइवेट वार्ड का बिल चुका पाऊँ। मुझ पर आपके पैसे खर्च हो या मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शांति की ज़रूरत है, मुझे शांत रहने दे। उनका सीधा सपाट जवाब सुनकर सबके मुंह पर ताले पड़ गए थे। अजी, शाम तक तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, कहीं भी शिफ्ट हो जाइए, नो प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब कह रहे थे। उन्हें जनरल वार्ड में ही शिफ्ट किया गया। शाम 5 बजे डॉक्टर राउंड पर आने वाले थे, तभी डिस्चार्ज पेपर पर साइन होने थे। सब ठीक ही था कि ठीक शाम 4 बजे के आसपास ससुर जी की सांसें अचानक से उखड़ने लगी थी। सब घबरा गए। अटेंडेंट ने आकर चेक किया और डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल किया। तब तक नर्सें उन्हें इंजेक्शन और ज़रूरी ट्रीटमेंट देने में जुट गई। ससुर जी ने सासू माँ को पास बुलाया और इशारे से ऑक्सीजन मास्क हटाने को कहा।
मास्क हटते ही बेहद कष्ट के साथ अस्फुट शब्दों में वे फुसफुसाए, कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि बच्चों की ज़िंदगी में जहर घुल जाए। मुझे अब भी छोटी बहू पर भरोसा है, वही आपका ख्याल रख सकती है। और फिर उनकी सांसें उखड़ती ही चली गईं। डॉक्टर और नर्सों के 2 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद ससुर जी फिर होश में नहीं आए। उन्हें साइलेंट अटैक पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तो सासू माँ चित्कार उठी। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत वे ससुर जी के पैर पकड़ बिलाप करते यही दोहराए जा रही थी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, तेरी हाय लग गई मुझे सुबी, मुझे माफ़ कर दे, कोई मेरा पति लौटा दो। वे रजत को झंझोड़ने लगी, बोल उससे मेरा पति लौटा दे, उसने हाय दी थी, मेरा पति लौटा दे। बहुत मुश्किल से रजत ने सासू माँ को संभाला था। घर आकर भी वे यही प्रलाप किए जा रही थी। जब अड़ोसी पड़ोसियों को ससुर जी के गुजरने की खबर हुई तो सब घर में एकत्र हुए। सासू माँ का प्रलाप उनके लिए हैरानी का विषय था। सब जेठ जी और जेठानी से इस विषय में पूछ रहे थे। जेठानी ने तुरंत सास को चेताया, क्या कह रही हो मम्मी, सब लोग पूछ रहे हैं, चुप हो जाओ आप। सास वस्तु स्थिति को समझकर चुप हो गई, लेकिन लोगों के प्रश्न का जवाब तो देना ही था। जेठानी ने बात कुछ यूँ सुनाई, जी मेरी देवरानी यानी इस घर की छोटी बहू वह बहुत सर ऊपर की आई है। इस घर में आए दिन कुछ न कुछ तूफान खड़ा करती थी, बहुत बदतमीज़ है, आए दिन किसी न किसी से बदतमीज़ी करती थी। एक दिन मम्मी ने उसे अच्छे से डांटा तो उसने मम्मी को हाय देते हुए कहा था कि तुम मुझे सता रही हो तो तुम भुगतोगी। हे राम, ऐसी दुष्ट बहू आई है आपके यहाँ, क्या ज़माना आ गया है। पड़ोसिनों के मुंह आश्चर्य से खुले थे। यही कहानी थोड़े और मसाले डालकर आने वाले रिश्तेदारों को भी सुनाई गई। जो भी पूछता, भाई साहब अच्छे भले थे, ये एकदम से कैसे चलते बने, तो जवाब में यही कहानी सुनाई जाती। छोटी बहू की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में रहते थे। उसने घर का माहौल बहुत ख़राब कर रखा था। एक तो पहले ही हार्ट पेशेंट, उस पर रोज़ रोज़ की इसकी महाभारत, इसी में बीमार पड़े और चलते बने। दुख की इस घड़ी में भी इन स्त्रियों का दिमाग कितनी तीव्र गति से चल रहा था, प्रतिपल नया जाल बुना जा रहा था। यह देख देख कर वह दंग रह जाने के अलावा कर भी क्या सकती थी। सुबह अपने कमरे से जब भी बाहर निकलती, कई आंखें उसे ऊपर से नीचे तक घूरती। इस समय वह भीड़ में भी बिल्कुल अकेली थी। उसे यूं छोड़ दिया गया था मानो वही एक पूरे घर के लिए मुसीबत हो। सूतक के चलते काम वालियाँ नहीं आ रही थी और जेठानी जी से काम होता नहीं था। वो तो बस बैठे बैठे आग लगाने के काम में माहिर थी। आए हुए लोगों के चाय पानी का इंतज़ाम, जूठे बर्तन घिसना, बच्चे के टब भर भर के कपड़े धोना, सुबह अकेले ही कर रही थी। हाड़ कपाती सर्दियों में वह दिन भर सिंक में भरे जूठे गिलास धोती। उसे वॉशिंग मशीन चलाने की इजाज़त नहीं थी, सो हाथों से ही बच्चे के कपड़े धोती। गर्म पानी के बड़े बड़े भगोने गैस से उतारते हुए उसके टारके बुरी तरह खिंचते, पर यहाँ कौन बैठा था उसकी परवाह करने वाला। राम राम करके किसी तरह दिन गुजर रहे थे। शुद्धि होने के बाद रजत को टूर पर 2 दिनों के लिए अर्जेंट जाना पड़ा। जब लौटा तो अथाह कष्ट में था। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ, सभी लोग यही पूछ रहे थे। किसी के बात का जवाब न देकर कमरे में आकर वह मुश्किल से उसका सहारा लेकर बैठा। मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरे कपड़े उतार दो सुबी। उसने रजत की शर्ट और पैंट उतारी तो भय से उसकी आंखें फैल गई। रजत का पूरा शरीर भयंकर काला पड़ चुका था। छाती में नीचे की ओर बहुत सूजन थी। उसके बाएं पैर की नसें बुरी तरह से फूली हुई थी और बड़े बड़े काले धब्बे पड़े हुए थे। वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, आवाज़ भी मुश्किल से निकल रही थी। पति की यह दशा देखकर वह काँप गई। बच्ची को छोड़ वह रजत की सेवा में लग गई। ये क्या हो गया आपको? पता नहीं, कल होटल में अचानक तेज दर्द उठा और फिर यह हाल हो गया। आप आराम से लेट जाओ। उसने रजत को लेटाने की कोशिश की तो दर्द के अतिरेक से रजत चीख पड़ा, मम्मा मैं नहीं लेट पाऊंगा, बहुत दर्द है। उसने रजत को कुर्ता पहनाया, फिर बेड पर पीछे रजाई गोल करके टिकाई। रजत बैठे बैठे ही रजाई पर टिक गया। अगले दिन 12वें के कार्यक्रम के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। तब सासू माँ उसके कमरे में आई। देख लिए अपने कर्म, यही हाल होना था तेरा। मेरे साथ जो किया है तूने वही भोगेगी तू। फिर वे कलपने लगी। कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, यहाँ आई तो अपने ससुर को खा गई, अब मेरे बेटे को खा कर मानेगी।
वह सिर्फ चुपचाप सासू माँ का विश्वमन देख रही थी। नए नए ताने अपशब्द उनके शब्दकोश में बढ़ते जा रहे थे। इतना कुछ सुना गई, लेकिन एक बार भी अपने बेटे के सर पर हाथ न फेरा गया। ससुर जी की असमय मृत्यु का जिम्मेदार वे तो उन दोनों को ही मान रही थी। इस कठिन समय में उसको सहारा और सांत्वना सिर्फ एक जगह से मिल रही थी, रजत के बचपन के मित्रों से। भाभी आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ इसे। मेरा एक परिचित डॉक्टर है, उन्हीं से सलाह लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मित्र की पत्नी उसका हाथ सहला कर कहती, मुझे पता है आपके घर का हाल, आप अपने आप को संभालो, बच्ची को देखो, आंटी का लोड मत लो, ये तो ऐसी ही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ कहाँ क्या क्या देखे, किस किस को संभाले, क्या करे। सासू माँ तो उसे देखते ही कलपने लगती हैं। जेठानी को भी उसके खिलाफ अंट संट बोलने का मौका मिल गया था। उस पर रजत की यह हालत, वह न लेट पाता न चल पाता, बैठे बैठे ही वह सोने की कोशिश करता, रात भर दर्द से चीखता और वह रात भर उसके हाथ पैरों की मालिश करती। फिर सुबह से शाम तक घर के काम, साथ ही बच्ची की देखभाल। कितनी रातें वह सो नहीं पाई थी। वह यहाँ बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। डॉक्टर बीमारी डायग्नोस नहीं कर पा रहा था, पर उसकी दी दवाओं से रजत को दर्द में आराम आ रहा था। वह लंबे समय तक छुट्टी नहीं ले सकता था, अतः उसे थोड़ा आराम मिलते ही फिर टूर पर निकलना पड़ा। बच्ची को दुनिया में आए 2 महीने होने को आए थे। उस दिन वह काम से फारिग होकर आई तो देखा कि सासू माँ गोद में बच्ची को लिए लॉन में बैठी हैं। दूध की बोतल नीचे रखी है, जिसके खुले निप्पल पर मक्खियाँ चिपकी हैं। सासू माँ शायद अपने में खोई थी। बच्ची रोई तो वहीं मक्खियों से भिनभिनाती बोतल उठाकर बच्ची के मुंह में डाल दी। यह देख उसकी आत्मा कांप गई, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उनसे कुछ कह सकती। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना भी वह करना नहीं चाहती थी। अगले ही दिन से बच्ची को दस्त लग गए, इतने दस्त की बेचारी जरा सी बच्ची की हालत खराब हो गई। और इधर उसकी हालत खराब हो गई सर्दियों में गंदे कपड़े धोते धोते। दस्त ही तो है, ठीक हो जाएगी, बच्चों को लगते रहते हैं दस्त। इसी समझाइश के चलते वह धैर्य धारण किए बैठी थी। बच्ची सारा दिन रोती रही, पर शाम होते होते बच्ची की आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई। वह घबरा गई, यूं लगा जैसे वह बच्ची को खो देगी। वह जेठानी के आगे हाथ जोड़ रो पड़ी, इसे डॉक्टर को दिखा दीजिए प्लीज़। जेठ जी और जेठानी बच्ची को दिखा कर ले आए, दवाई दी, पर फायदा नगण्य था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। जेठानी ने सूचना दी, दीपू भैया का फ़ोन है, सुबह से बात करनी है। वह फ़ोन की ओर लपकी कि सास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। खबरदार, अगर दीपू से कुछ कहा भी तो वो वहाँ अकेला है, बीमार है, इसकी खबर सुनकर परेशान हो जाएगा। हम लोग देख ही रहे हैं तेरी बच्ची को, उससे यही कहना कि सब ठीक है, समझी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो सुबी, कैसी हो? छुटकी कैसी है? पता है आज मेरा मन नहीं लग रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है, छुटकी की बहुत याद आ रही है। सब ठीक तो है ना? बोल क्यों नहीं रही? उसकी तबीयत, उसने बोलना चाहा। हाँ हाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। सासू माँ ने उसके हाथ से अचानक फ़ोन ले लिया था। आज जरा सा दस्त हो गया था छुटकी को, सो इसी में तेरी बीबी घबरा गई। हम लोग हैं ना यहाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक है यहाँ, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया था। वह 2 मिनट भी बात न कर पाई। सारी रात बच्ची रिरियाती रही। दूध पिलाते ही वह दस्त कर देती। उसकी आंखें धंस चुकी थी, सांस तेज चल रही थी। वह बच्ची को गोद में लेकर रोती रही। अपने कर्म तो भोगोगी ही, कहने वाली सासू माँ भी अब घबराने लगी थी। बच्ची की हालत बहुत नाजुक लग रही थी। सुबह के 3:30 बजे थे जब जेठ जी ने डॉक्टर को फ़ोन कर सारी स्थिति बताई, तो उसने इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। उसने जल्दी जल्दी सारे गंदे कपड़े धोकर डाले और ठीक घंटे भर बाद ही वह बच्ची को लेकर अस्पताल में थी। बच्ची को जल्द ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उसके नन्हे से हाथ में कैनुला लग चुकी थी। इंजेक्शन देने के बाद बच्ची गहरी नींद सो गई थी। कमरे में बालकृष्ण का बड़ा सा पोस्टर लगा था। उसने तस्वीर के सम्मुख हाथ जोड़ दिए। मेरी गोद न उजाड़ना भगवान। उसे रजत की कमी कितनी खल रही थी। आज उसे यहाँ होना चाहिए था। उसके पास आज बच्ची को कुछ हो गया तो वह उसे क्या जवाब देगी। आप यहाँ क्यों नहीं हो? आ जाओ प्लीज़। वह फिर रो पड़ी थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया था रोटा वायरस का तीव्र इन्फेक्शन हुआ है बच्ची को। यह वायरस गंदगी से फैलता है। थोड़ी और देर हो जाती तो बच्ची को बचना मुश्किल था।
उसने निर्देश दिए कि बच्ची को साफ हाथों से छुए, उसके दूध की बोतल स्वच्छ रखे। वह सोच रही थी कि ये निर्देश वह अपनी सास और जेठानी को कैसे समझाए, जो जानबूझकर बच्ची के मुंह में गंदे हाथ और मक्खियों से भिनकती बोतल डाल देती हैं। वो पूरा दिन और फिर पूरी रात आंखों में ही कटी थी। एक के बाद बच्ची को सेलाइन चढ़ाई जा रही थी। दवाओं के प्रभाव से बच्ची लगातार सो रही थी। उसने देखा बच्ची का नन्हा सा हाथ जिसमें कैनुला लगी थी नीला सा पड़ गया था। कितना कष्ट सह रही है मेरी बच्ची, क्योंकि उसकी माँ डर के बोल नहीं सकी कि गंदी बोतल मेरी बच्ची के मुंह में मत डालो। क्यों नहीं रोक पाई मैं उन्हें? मेरे भीरूपन डरपोक कन की कीमत मेरी बच्ची क्यों चुकाए? उसे रह रहकर रजत पर भी गुस्सा आ रहा था। कैसे उसने उन दोनों को अपने ऐसे घर वालों के बीच छोड़ रखा था। खुद गायब था, क्यों नहीं वह साथ रहता? यदि साथ रहना संभव नहीं था तो रजत ने उससे शादी ही क्यों की? क्यों उसका गला फंसाया? अगले दिन रजत का दोस्त जब पत्नी के साथ बच्ची को देखने आया तो उसने अपना फ़ोन उसे दे दिया। आप अकेले में रजत से बात कर लो, वह परेशान हो रहा है। उसने रजत को फ़ोन मिलाया तो हेलो, कैसी हो सुबी, छुटकी कैसी है? सुनकर कुछ देर तो उसके मुंह से बोल ही नहीं फूटे। क्या कहे वो, सच कहे या झूठ कहे? हेलो हेलो, तुम सुन रही हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, ठीक हूँ मैं। वो भी ठीक है। सच बताओ, सच में ठीक है? मुझे अभय ने बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुझे उसी समय क्यों नहीं बताया तुमने? आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। उससे क्या, मर नहीं रहा हूँ अभी। बच्ची की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। चल रहा है ट्रीटमेंट, डॉक्टर कह रहे हैं कल डिस्चार्ज कर देंगे। तभी बच्ची कुनमुनाई थी, हाथ में घुपी सुइयों की तकलीफ से रोई थी। उसने तुरंत बच्ची को धीरे से गोद में लिया था। बच्ची फिर सो गई। बच्ची की कराह में डूबी आवाज़ रजत के कानों तक पहुंच गई थी। कोई कितना भी झूठ बोले कि सब ठीक है, पर एक पिता का दिल बच्ची की पीड़ा को महसूस कर चुका था। अगले दिन जब बच्ची को डिस्चार्ज कराकर वह घर पहुंची तो खबर मिलती कि शाम तक रजत आ जाएगा। उसे यह सुनकर कितना सुकून मिला था वह बयां नहीं कर सकती थी। लेकिन रजत का यूं चले आना जेठानी को अच्छा नहीं लग रहा था और यह बात वो खुलकर जाहिर भी कर रही थी। एक बार फिर वे उस पर जमकर बिन बात बरसी थी, लेकिन आज उसने भी ठान लिया था अब और नहीं सहेगी। जब बिना बोले इतनी लानत मलामत मिलती है तो बोलकर बुरा बन जाना कहीं बेहतर है। भाभी, मेरी बच्ची अभी अस्पताल से आई है, कुछ तो ख्याल करिए। आप छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रताड़ित करती हैं। क्या मिलता है आपको मुझे सताकर? यह सुनकर जेठानी सन्न रह गई थी। तेरे मुंह में बड़ी जबान आ गई है। मैं किसी का अपमान नहीं करती, लेकिन बिना वजह आप कुछ भी कहेंगी तो मैं कभी न कभी प्रतिरोध तो करूंगी ही। रजत आया था और हमेशा की तरह सबसे पहले उसकी कॉन्फ्रेंस सासू माँ, जेठ जी और जेठानी जी के साथ हुई। घंटे भर जाने क्या क्या कहा सुना समझाया जाता रहा। वह जानती थी ये सब होना ही है, क्योंकि आज उसने भी मुंह खोल ही दिया था। जेठ जी उससे बच्ची को ले गए थे। रजत सबके साथ वहीं बैठा बच्ची को खिलाता रहा। रात को खाने के बाद ही रजत कमरे में दाखिल हुआ था। तेवर बदले बदले से थे। आप हमें साथ कब ले जाएंगे? जब मम्मी कहेंगी ले जाने को तब। मम्मी से पूछ लीजिए, हमें साथ ले चलिए। अभी नहीं ले जा सकता, 2-4 महीने बाद ले सोचेंगे। अभी नहीं ले जा सकता, 2-4 महीने बाद सोचेंगे। लेकिन क्यों? यहाँ और रहे हम लोग तो पक्का कुछ न कुछ होता ही रहेगा। आपको पता है इसे इन्फेक्शन क्यों हुआ? उसने बच्ची के इन्फेक्शन की वजह बतानी शुरू की तो वह बुरी तरह से उखड़ गया। बस करो यार, वो माँ है मेरी। महीने भर पहले उन्होंने अपना पति खोया है और तुम उनके सर दोष मरना चाहती हो। शर्म नहीं आती ऐसी वाहियात बात करते हुए? माना मैंने कि वो रूड है, बहुत रूड है। यह भी मानता हूँ कि पहले गलती हो गई थी उनसे, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बात अब उनके दोस्त उनके सर मढ़ोगी। अरे कुछ तो सोचो, विधवा हुई है मेरी माँ और तुम ऐसी स्थिति में भी उनके प्रति ऐसी सोच रखती हो। से मानियो। वह हतप्रभ देखती रह गई थी। रजत की नज़रों में कितनी हिकारत भरी थी उसके लिए। वह उसे अभी साथ ले जाना नहीं चाहता था और ये लोग यहाँ उसका जीना मुहाल किए हुए थे। वह करे तो क्या करे, उसकी रुलाई निकल पड़ी। रजत यह देखकर और बमक गया। रोकर या बच्ची का वास्ता देकर मुझे घुमाने का सोच रही हो तो भूल जाओ। कान खोलकर सुन लो, मेरे लिए मेरी माँ सबसे ऊपर थी, हैं और हमेशा रहेंगी। हाँ, इस बच्ची के प्रति जो भी मेरा फ़र्ज़ है मैं निभाऊंगा, लेकिन इसका सहारा लेकर तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ कभी नहीं कर सकती, समझी?
कहकर वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उस रात वे दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे। रजत मुंह फेर कर सो गया था, पर उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी। उसका मन हो रहा था कि बच्ची को लेकर कहीं भाग जाए, दूर, बहुत दूर। उसे सपना आता कि वह बच्ची और रजत के साथ कहीं जा रही है। अचानक तूफान उठा और जमीन बीच से फट रही है। उन्हें अचानक से बन रही खाई के उस पार जाना है। रजत ने उसका हाथ छोड़ा और दौड़कर उस पार अपने परिवार वालों के पास पहुंचकर उसे देख रहा है, और वो गोद में बच्ची को लिए दौड़ न पाने के कारण रजत रजत चिल्लाते हुए वहीं रह गई है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धसक गई और वह बच्ची समेत नीचे गिर रही है। तभी अचानक एक झटका सा लगा। किसी ने उसका एक हाथ ऊपर पकड़कर खींचने की कोशिश की। वह किसी तरह खुली आंखों से देखती है, उसे ऊपर खींचने वाली उसकी माँ है, जो पूरा जोर लगाकर उसे किसी तरह ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर उसकी ससुराल वाले बस तमाशा देख रहे हैं। उसकी आंखें खुल जाती है। फरवरी की ठंड में भी उसे पसीने आ जाते हैं। अब यह सपना उसे बार बार आने लगा है, पता नहीं क्यों। शायद रजत पर से उसका विश्वास डगमगाने लगा है। इतने लोगों की उपस्थिति में भी वह एकदम अकेली है, असहाय है। अपनी स्थिति पर उसे रोना आता है। क्या करे वह? कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या और कैसे उसे नहीं पता। अब क्या फैसला होगा शुभांगी का? क्या अपनी बेटी के खातिर अपने ससुराल को छोड़ देगी शुभांगी? आखिर उसकी माँ का बार बार सपने में आने का क्या इशारा है? क्या शुभांगी की बेटी भी शुभांगी की तरह बिना पिता की जिंदगी जिएगी? क्या शुभांगी की जिंदगी की कठिनाइयों का अंत नहीं होगा, या फिर रजत को होगा अपनी गलती का एहसास? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।